everyone, कैसे हैं सब लोग। वालेकुम सलाम सर। सर आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। जी सर, अब आ रही है सुनने? जी अब बेहतर है। कल के कल के जो टास्क से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, डिस्कस कर सकता है, या किसी ने ट्राई किया हो कल वाली असाइनमेंट। सो की थी और मुश्किल है। अभी थोड़ा सा रह गया काम, लेकिन अगर कोई इशू हुआ तो मैं फिर डिस्कस कर लूंगी आपसे। जी ठीक है। और किसी ने, सर उमैर आपने ट्राई की थी? यस सर। तो आप दिखाना चाहेंगे कि आपने क्या किया और किस तरह से शो हो रहा है? सर मैंने अभी तो मोबाइल पे मैंने वो अभी जो टोटल वगैरह का नहीं था ऐड किया। अभी वो वाला ऐड किया था, उसके अंदर ऑप्शन नहीं होते जी जी। जो मैडम ने बताया हुआ है कि क्वांटिटी और उसकी जो है, मतलब जो ऑर्डर ऐड, मतलब उसके अंदर जो आइटम्स की वैल्यू ऐड की थी। जी जी। ठीक है। मैम मारिया आपने ट्राई किया था? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आप लोगों से ट्राई किया था और मुश्किल आ रही थी कुछ तो हम कर लेते हैं क्लास में ही, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जी सही किया था। लेकिन बेहतर तो यही होगा कि एक दफा आप डिस्कस ये दे दी है। मैम आपकी ना आवाज़ क्लियर नहीं थी, तो आप मैसेज टाइप कर दें सर सर चैट में। एक रिक्वेस्ट थी सर, आज जरा ना ये वो जरा एक दफ़ा आप रिपीट करवा दीजिएगा थोड़ा सा, मतलब कौन सा? रिवीजन। ये जो कल हमने पढ़ा था ना, वो एसेट फंक्शन था, वो भी समझ समझ तो आ गई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट थोड़ा थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से। जी जी। ठीक है। और तो मैं गेट स्क्रीन शेयर पोस्ट करता वगैरह। हूँ। ठीक है। सर मैं कह रही थी कि मैंने ट्राई किया था, लेकिन बेहतर तो यही होगा ना कि थोड़ा सा आप हमें बता दें, मतलब थोड़ा सा आप ही करके बता दें, कुछ इसमें हम खुद से ऐड करें तो फिर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं क्लास में। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर विजिबल। यस सर। ओके। सर ये मीटिंग लाइव है आई थिंक। जी मैंने ये कल। लाइव है। जी जी। ये सब लाइव जा रही है। ठीक है। ओके, तो पहले एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, फॉर्म वैलिडेशन और फॉर्म की ना सैनिटाइजेशन। ठीक है, अलग अलग टर्म्स हैं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक इनपुट है, टाइटल है जो डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्म क्रिएट किया और उसके अंदर इंडेक्स डॉट पी एच पी जो फाइल थी उसी का नाम है। देन उसका मेथड पोस्ट है, और एक यूज़र नेम लिया है, एक ईमेल लिया है और एक पासवर्ड लिया है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें हमने कई दफ़ा की हुई हैं तो इसलिए मैंने इनको पहले से ही लिख के रखा हुआ है। एंड देन एक सबमिट का बटन है। ठीक है। अब जो यहाँ पे हमने मेथड यूज़ किया था पोस्ट का, हमने पहले सबसे पहले ये चेक किया कि इफ़ रिक्वेस्ट जो है मेथड, रिक्वेस्ट मेथड जो है पोस्ट है, देन यूज़र नेम उसका गेट करो। यूज़र नेम के थ्रू पोस्ट मेथड के थ्रू जो नेम हम सेट किया होता है फॉर्म में, ठीक है, उससे हम पोस्ट मेथड के थ्रू इसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। ठीक है, उसको हमने एक यूज़र नेम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इसी तरह से ईमेल को हमने एक ईमेल के वेरिएबल में स्टोर किया है, और पासवर्ड को पासवर्ड के वेरिएबल में स्टोर किया है। ये चीज़ें हमने पहले की हुई हैं, मैंने इसलिए लिख के रखी हुई हैं। तो इसकी जो वैलिडेशन है और सैनिटाइजेशन है वो हम देखेंगे इसके बाद।
तो इसके बाद इको करवाई है, ये जो वैल्यूज हम यहाँ से गेट करेंगे पोस्ट मेथड के थ्रू, उनको हमने इको कराया। यहाँ पे एक सिंपल H2 हेडिंग है, उसमें ये बताया गया कि आपने ये वाली योर इनपुट, मतलब जो जो वैल्यू आपने इनपुट की होंगी वो आपको मैसेज शो करवा देगा। यूज़र नेम के अंदर यूज़र नेम का वेरिएबल, ईमेल में ईमेल का वेरिएबल, और पासवर्ड में पासवर्ड का वेरिएबल। तो अभी मैं सिंपल दिखाता हूँ कि फॉर्म जो है किस तरह से वर्क करते हैं और इनमें क्या सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं, और हम उनमें उनको किस तरह से ना उससे बच सकते हैं अपनी वेबसाइट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट टेस्टिंग के नाम से यूज़र नेम ऐड करता हूँ, और ईमेल में, ठीक है, रैंडम से मैंने ईमेल लिख दिया और पासवर्ड। तो मैंने सबमिट किया यहाँ पे, तो ये यूज़र नेम और ईमेल और पासवर्ड तीन चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, लेकिन ये होता है कि फॉर्म की जो इनपुट होती है ना, जब हम फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं, तो इनसे पहले इनकी ना सैनिटाइजेशन की जाती है कि यूज़र जो फ्रंट एंड पे फॉर्म शो हो रहा हो उसके उसके इनपुट के थ्रू कोई मलिशियस कंटेंट ना ऐड ना कर दे यहाँ पे। जैसे मलिशियस कंटेंट का मतलब ये है कि पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग हम इस टैग के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, जितनी कोड हम इसके अंदर लिख रहे हैं ना यहाँ पे इस फाइल में, वही कोड हम इस इनपुट फील्ड में भी लिख सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। और जो हैकर्स होते हैं इस तरह से आपका डाटा जो है वो चोरी कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह से, मैं यहाँ पे HTML का टैग लिखता हूँ, तो इसमें हम जावास्क्रिप्ट लिख के देख लेते हैं। ठीक है, इस इनपुट फील्ड में, तो मैंने अलर्ट लिखा और मैं हेलो इसको अलर्ट में शो करवाना चाह रहा हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल, इसमें जो हैकर्स होते हैं और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें लिख लेते हैं, पूरा पूरा कोड वो लिख लेते हैं और आपका जो डाटा है वो इस तरह से चुरा लेते हैं। ठीक है, इसमें मैंने अपना ईमेल लिख लिया और पासवर्ड। ठीक है, तो अब ये स्क्रिप्ट है, ये अलर्ट मैसेज भी शो करवाएगा इसके साथ ना। ये देखें, मतलब ये था बताने का कि इस इनपुट फील्ड में जो हैकर्स हैं या जो भी डाटा चुराना चाह रहा है वो इस इनपुट फील्ड में या कोई भी टैग PHP का हो, जावास्क्रिप्ट का हो या किसी भी लैंग्वेज का वो रन करवा के वो यहाँ पे वेरिएबल साइन कर सकता है, उसकी वैल्यूज को इको करवा सकता है इसी पेज के ऊपर, बहुत कुछ कर सकता है। हैकर इस बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं हमसे भी, लेकिन बताने का मकसद यही था कि इनको प्रोटेक्ट किया जाता है कि कोई भी HTML का टैग जो है वो इनपुट के थ्रू एक्सेप्ट ना हो। तो यहाँ तक किसी का कोई कन्फ्यूजन है, मतलब जिसको कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो तो वो पूछ ले, फिर मैं बताता हूँ कि इसको प्रोटेक्ट किस तरह से करते हैं। हाँ जी। सर समझ तो आ गई सर, वो आप पीछे कोड भी जाएंगे आप सर? जी। सर ये जो सर्वर लिखा है हमने, जी। जी। इसका मेरे जहन से निकल गया। ये जो आपने एक की कंडीशन में लिखा है ना, जी। जी, इसके बारे में ये क्यों यूज किया है? ये इसलिए यूज किया है कि पहले ये सर्वर की रिक्वेस्ट चेक करता है कि पोस्ट है या गेट है। वो इसलिए कि क्योंकि जो पहले वेरिएबल होता है ना, मतलब जैसे ये यूजर नेम है और ईमेल है, इनमें पहले से वैल्यूज कोई असाइन नहीं है। ठीक है, जी ये सर। एम्प्टी होते हैं, तो वो यहाँ पे ना एक एरर देते हैं अजीब सा कि अनडिफाइंड वेरिएबल। ये कभी कभी आपने डॉक्यूमेंट में देखा होगा। तो अगर हम ये पहले लिख दें कि मेरा रिक्वेस्ट मेथड जब पोस्ट है, देन वो इन वेरिएबल में वैल्यूज जो है वो साइन होंगी, तो फिर वो डिस्प्ले कराएगा, अदरवाइज नहीं करवाएगा। जैसे मैं इसको कमेंट करूँ अगर, जी सर। मे भी मुझे ना इसको दोबारा से करना पड़ेगा। जी, इस तरह से ना वो कहता है कि क्योंकि इसमें वैल्यू शुरू में तो इसमें वैल्यू कोई स्टोर नहीं है। ये अनडिफाइंड की यूजर नेम और अनडिफाइंड की ईमेल, इन तीनों में शुरू में कोई वैल्यूज नहीं है। ठीक है, एक दफ़ा कर देंगे तो फिर तो वो हो ही जाएगा। और मतलब एक दफ़ा स्टोर हो जाएंगी तो, जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, एक दफ़ा स्टोर हो जाए तो फिर नहीं देती, लेकिन शुरू में जब कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होगी तो वो इस तरह से ना एरर देगा आपको। तो ये सर इसलिए यूज, हमको ऊपर बता रहे हैं कि हम पोस्ट मेथड यूज करें सर्वर में, मतलब जी सर्वर जी। को
बेसिकली हम सर्वर को कहते हैं कि हम पोस्ट मेथड यूज करेंगे या उसके थ्रू हम आगे में करते हैं। ये पता HTML नहीं में है। इसमें। जी ये सर। HTML में, ये वाली जो पोस्ट लिखा हुआ है हमने, ये HTML में लिखा हुआ है। जी 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 और ये जो है ये PHP में है। जी। जी, ये तो क्लियर है आपका क्वेश्चन? ये कंफ्यूजन है आपको? सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। सर आपने कहा कि ये सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, तो आपने जब इनपुट फील्ड में HTML कोड कहा कि कोई हैकर होगा तो वो इसमें HTML कोड ऐड करेगा, तो HTML कोड ऐड करने का मतलब क्या है? इस फील्ड में वो HTML के टैग्स, मैं कह रहा हूँ कि ये वाले टैग्स होते हैं, ये HTML के टैग्स के लिए यूज होते हैं ना, ठीक है। जी जी। तो ये देखें, इस तरह से वो PHP का भी टैग स्टार्ट और एंड करेगा। और आपका क्या नाम है, यूजर नेम आपका गेट कर सकता है डेटाबेस में। जो चीज़ें मेनली जो हैकर होते हैं वो डेटाबेस को टारगेट करते हैं, क्योंकि उनमें चीज़ें स्टोर होती हैं सारी। तो वो ओके सर, आगे समझ। MySQL। सर मीन्स वो ये दे के इस तरह से HTML और PHP का दे के तो वो सारा हमारा जो इंफॉर्मेशन वो सारी गेट कर सकता है, जी जी स्टार्ट टू बिल्कुल। एंड, स्टार्ट टू एंड। जी। तो वो और भी मेथड्स होंगे हिडन। मतलब मैंने हैकिंग तो नहीं की, लेकिन एडवाइस ये किया जाता है कि आप लोग इनको सैनिटाइज करें अपने इनपुट फील्ड को, ठीक है, जब भी आप जहाँ भी यूज़ करें अपनी वेबसाइट में। ठीक है, जी बहुत सर, सारे लगी मेथड्स समझ। होंगे। बल्कि मुझे कोई भी नहीं पता ऐसा कि हैकर करते, लेकिन ऐसा हो जाता है, मुझे मैंने ये पढ़ा होगा कहीं से कि आपकी जो डाटा है वो चोरी हो सकता है अगर आपने सैनिटाइज नहीं किया। तो सैनिटाइज किस तरह से करते हैं, पहले आप लोग इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो। ये सर जब चीज ओपन पड़ी होगी तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। जी जी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसको सैनिटाइज किस तरह से करते हैं, मतलब कि HTML के जो टैग्स हैं वो एक्सेप्ट ना हो। तो उसके लिए ये होता है मेथड HTML स्पेशल चार्ज। ठीक है, ये सिंपल सा, आपने जब भी इनपुट फील्ड कोई वैल्यू एक्सेप्ट करनी है HTML से और उसको वेरिएबल में स्टोर करना है PHP, तो इससे पहले आप ये लिख सकते हैं HTML स्पेशल चार्ज। ठीक है, तो ये इनको अवॉइड कर देगा, मतलब उनको रिमूव कर देगा, या एज इट इज़ उनको भी करवा देगा शो साथ में। तो हम इसके अब इनपुट आउटपुट देखते हैं। ठीक है, मैंने ये लिखा है HTML स्पेशल चार्ज। ठीक है, आप HTML ही लिखेंगे और एक दो ये करेक्टर्स और लिखेंगे तो वो पूरा आपको सजेशन दे देगा। तो अब मैं लिखता हूँ, तो अब उसने उसको वैसे ही इग्नोर करवा दिया, और जो भी मैंने यहाँ पे एंटर किया था वो एज इट इज उसने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, इस तरह से हम सैनिटाइज करते हैं अपने इनपुट फील्ड्स को। जी, ये बात क्लियर है? यस सर। ये सर। जी, तो कोई रिपीट करना चाहेगा इसी बात को? जो लोग जी नहीं सर, बोल रहे। मैं करती हूँ। चलें, आप कर लें। सर आप कोड दिखा दें, फिर मैं करती हूँ रिपीट। जी सर। यहाँ पे सबसे पहले सर्वर, यहाँ पे लिखने का ये मतलब क्या है, ये मतलब है कि हमने सर्वर को बताया कि हमारा जो मेथड है वो पोस्ट मतलब गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है। उसके बाद हमने क्या किया कि यूजर नेम ऑब्टेन किया, ईमेल पासवर्ड। ठीक है, इसमें ये मतलब ये है कि यहाँ पे पहले तो हमने HTML से स्पेशल चार नहीं था लिखा। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये लिखते हैं तो अगर हम इनपुट फील्ड में कोई भी HTML का टैग लिखेंगे तो वो इसको एज इट इज प्रिंट करवाएगा। लेकिन अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो ये क्या करेगा कि जो यूजर की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको हैकर जो है वो अटेन कर लेंगे। लेकिन अगर हम साथ में ये लिख देंगे जो आपने भी लिखा है HTML स्पेशल चार्ज, तो फिर क्या करेगा कि वो इसको एज इट इज प्रिंट करवा देगा। जो भी हम टैग एंटर करेंगे HTML का, यूजर की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को वो हमें शो नहीं करवाएगा। जी बिल्कुल। तो आई थिंक सबको क्लियर है ये बात। और इसी तरह से सर ये HTML में। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। ये गेट मेथड में भी इसी तरह से हम यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी, एक तरह से सिक्योरिटी की कह लें या जो भी इसको HTML स्पेशल चार्ज है।
बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन HTML में क्या नाम है वो, सारी इन्फॉर्मेशन तो शो हो जाती है URL में, तो आई थिंक उसके लिए यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन पोस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप। मकसद यही था कि वो जो गेट वाली है वो तो वैसे ही URL में शो हो जाती है ना इन्फॉर्मेशन, जो भी इनपुट फील्ड में हो, तो उसके लिए आई थिंक फ़ायदा नहीं होगा कुछ। ओके सर। लेकिन करना चाहिए हर इनपुट फील्ड से पहले, ये करना चाहिए ताकि जो कोड है वो पूरा राइट ना करे इसका। इनपुट फील्ड में पूरा वो कोड राइट करके आपकी जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो ना कर ले, चुरा ना ले कोई। ठीक है। और वैलिडेशन होती है कि आप जो फील्ड्स आप लिख रहे हो इनपुट के, उनके एंड पे एक कीवर्ड होता है HTML का ही। तो वो आप क्या करें, लाइक अभी मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं एक फील्ड करूंगा, फील्ड कि मैंने एम्प्टी छोड़ दिया और पासवर्ड मैंने एंटर किया, तो ईमेल उसने वैसे ही एक्सेप्ट ही नहीं किया और बाकी दोनों एक्सेप्ट कर ली। तो आप चाह रहे हैं कि तीनों चीज़ें एक्सेप्ट हो फिर ही सबमिट कर पाए, तो उसके लिए आप रिक्वायर्ड का कीवर्ड ऐड करते हैं। ठीक है। तो मैं तीनों को रिक्वायर्ड करने लगा हूँ अभी। और अब मैं इसको रीलोड करके, अब मैं किसी को भी एम्प्टी छोड़ूंगा, मतलब ईमेल को अभी मैंने छोड़ा है एम्प्टी, तो वो कह रहा है पहले इसको फिल करें। और पासवर्ड को भी, बल्कि वो उसके आगे जाएगा नहीं जब तक हम उसको फिल नहीं करेंगे तो। ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी वैलिडेशन कर सकते हैं कि जब तक वो एम्प्टी, मतलब जब तक वो फिल ना हो तब तक वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है। सिर्फ रिक्वायर्ड का कीवर्ड आपने ऐड करना है अपने इनपुट के एंड पे। ठीक है, ये बात क्लियर है। जी सर। जी सर। ओके। तो अच्छा, ईमेल्स की और पासवर्ड की, हाँ पासवर्ड हैशिंग एक और है, कंसेप्ट है कि जो पासवर्ड होता है हमारा वो, अगर हम अभी अब देखें कि ये जो पासवर्ड था वो जो मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है, मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ अभी, तो उसने एज इट इज़ वो शो करवा दिया। ठीक है। ये एक और सिक्योरिटी कंसर्न है कि जब डेटाबेस में फर्ज कर लें स्टोर करवा भी लिया हमने, ठीक है, अच्छा डाटाबेस में हमने ये पासवर्ड जो है स्टोर करवा भी लिया, तो अगर वो क्या नाम है हैकर जो एक्सेस कर लिया उसने, तो डायरेक्टली उसको ना पता ना चले कि क्या स्टोर है डेटाबेस में, तो उसके लिए पासवर्ड हैशिंग होती है कि वो हमारे इस पासवर्ड को एक और लैंग्वेज में या इनकोड कर देता है। ठीक है। और ही तरह से ना किसी और करेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। उसको हम पासवर्ड हैशिंग कहते हैं कि डायरेक्टली उसको पता नहीं चलता, लाइक ये 1 2 3 4 है, तो इसको एक कुछ 15 20 वर्ड इसके बना देगा खुद से ही ऑटोमेटिकली, तो वो अनआइडेंटिफाइबल बन जाता है। ठीक है। समझ नहीं आती हैकर को क्या लिखे, मतलब कि हैकर को पता नहीं चलता कि क्या स्टोर है। ठीक है। तो वो मैं बताता हूँ अभी कि वो हम किस तरह से करते हैं। पासवर्ड की फील्ड के पहले यहाँ पे मैंने लिखा पासवर्ड, ब्रैकेट्स लगाई, इसके पहले लिखते हैं पासवर्ड हैशिंग, पासवर्ड हैश। ठीक है, ये फंक्शन है एक बिल्ट इन। और इसके आगे हम वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं कि जो करंट होती है पासवर्ड हैश को, पासवर्ड को ना कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। मतलब कि करंट जो चल रही होगी ना टेक्नोलॉजी, कई तरह की टेक्नोलॉजीज होती हैं पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए ना किसी और स्ट्रिंग में। ठीक है। तो अभी के लिए जो है पासवर्ड डिफॉल्ट हम रहने देते हैं, ये हमारे पासवर्ड को ना एक और स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा जो कि अनआइडेंटिफाइबल होगी, और सिर्फ हमारा ब्राउजर ही समझ सकेगा और हमारा डेटाबेस ही समझ सकेगा। तो अभी देखें आप कि जो 1 2 3 लिखा हुआ था, तो वो कितनी बड़ी स्ट्रिंग में हो गया, कितने ज़्यादा करेक्टर्स आ गए हैं उसके। तो अब ये अनआइडेंटिफाइबल है। ठीक है। मतलब 1 2 3 4 को उसने इतनी लंबी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है।
तो अभी मैं 1 2 3 4 इसको कॉपी किया मैंने। तो अब इसने फिर इसको दोबारा से इस तरह से इनक्रिप्ट कर दिया। तो ये भी यूज़ होती है पासवर्ड को स्टोर करने के लिए सेफली, ताकि इसको कोई एक्सेस कर भी ले तो उसको पता ना चले कि ये एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर कोड थोड़ा दोबारा बता दीजिएगा। ऐप हमने पासवर्ड ये जो है हैश। हम्म। ये जो है मेथड है पासवर्ड को कन्वर्ट करने के लिए। और ये जो पासवर्ड डिफॉल्ट लिखा हुआ है, ये ना कई मेथड होते हैं पासवर्ड को हैशिंग, पासवर्ड की हैशिंग करने के लिए, लाइक पासवर्ड को किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, MD5 है इसमें, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन इस तरह के ना कई मेथड होते हैं। तो हमने जो इसका मेथड पासवर्ड डिफॉल्ट है वही रहने दिया, मतलब और कोई इंक्रिप्शन यूज़ नहीं की। इंक्रिप्शन के मेथड्स होते हैं। तो अगर हम पासवर्ड डिफॉल्ट रहने देंगे ना, तो जो लेटेस्ट यूज़ हो रहा होगा इस फंक्शन के लिए, इस मेथड के लिए, वो ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन है? मैम आपको क्लियर है? मैम आयशा मैम, आपको क्लियर है ये ये? जी जी सर क्लियर है, थैंक यू सो मच। ओके, सर वकास अली आपको क्लियर है? और कोई रिपीट करना चाहेगा ये जो भी मैंने पासवर्ड हैशिंग का बताया? आई थिंक समझ नहीं आई, या आप लोग बोल नहीं रहे, समझ नहीं आ रही मुझे कि आप, कोई मैंने सर समझा नहीं पाया मैं अच्छे से। रिपीट कर दूं? सर टाइम ऐसा है कि हम ज्यादा बोल नहीं सकते। जी जी ठीक है। ठीक है, ओके, चैट में भी है क्लियर। तो ठीक है, यहाँ तक ही था। एक पास सेफ्टी के लिए जो यूज़ होता है वैलिडेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले वैलिडेशन रिक्वायर्ड का जो कीवर्ड है हम ऐड करते हैं कि सारे फील्ड को वो फिल करे और फिर ही वो वैलिडेट होगा, मतलब फिर ही फॉर्म सबमिट होगा। सेकंड जो था वो सैनिटाइजेशन थी, कि इसमें कोई ऐसा कोई स्क्रिप्ट ऐड ना कर दे, या ऐसा कोई कोड ऐड ना कर दे जिससे वो हमारी इंफॉर्मेशन गेट कर सके और उसको कहीं और प्रिंट करवा सके, या वो स्टोर करवा के यूज़ कर सके खुद के लिए। ठीक है, डेटाबेस से मेनली जो है वो चीज़ें चुराई जाती हैं, हैकर जो होते हैं वहाँ से ही हमारी चीज़ें मतलब उनको चुराते हैं। और थर्ड जो थी वो पासवर्ड हैशिंग थी, कि पासवर्ड हमारा अगर किसी को पता चल भी जाए तो वो ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकेगा एग्जैक्टली पासवर्ड है क्या। वो इंक्रिप्शन होती है, तो वो सिर्फ डेटाबेस ही डिक्रिप्ट कर पाता है और इनक्रिप्ट कर पाता है। तो ये फंक्शन यूज होता है जो मैंने अभी बताया था उसके लिए। तो अगर किसी को पता चल भी जाएगा तो उसे एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि क्या था पासवर्ड। तो नेक्स्ट जो असाइनमेंट थी उसके लिए भी मैंने बनाया हुआ है पेज, ताकि हमारा टाइम उस पर ना लगे। मैं उसको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये फॉर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, लाइन नंबर 30 से लेके लाइन नंबर 29 तक। इसमें भी पोस्ट मेथड यूज हुआ है। ये एक लेबल है सेलेक्ट आइटम्स। आई थिंक मैं इसको समझा दूं अगर, कि ये वर्क किस तरह से कर रहा है, तो आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें हैं ऑप्शंस में जो है, बर्गर, पिज़्ज़ा और सैंडविच। तो इसमें मैंने एक चीज़ सेलेक्ट की और मैंने यहाँ पे इसकी क्वांटिटी ऐड करनी है 5, और जब मैंने इसका टोटल किया तो जो मैंने सैंडविच सेलेक्ट की थी वो, और देन क्वांटिटी, और वो मल्टीप्लाई होकर प्राइस उसकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ही वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप कोई भी आइटम सेलेक्ट करेंगे, देन क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, जब टोटल करेंगे तो आपकी टोटल प्राइस आएगी यहाँ पे। सर मैंने भी सेम इसी तरह से किया था, लेकिन मुझे ये नहीं था समझ आ रहा कि इनकी प्राइस कैसे दूं मैं। तो फिर वो मुझे शो होना क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होके। जी जी, तो वो अपना एक एरे में स्टोर करवाएंगी, जो एसोसिएटिव एरे हमने पढ़ी थी। देखें, फूड प्राइसेस, और इसके अंदर बर्गर है, उसकी प्राइस
ये है, जी पिज़्ज़ा है, सैंडविच है, इस तरह से। जी। नहीं ऑप्शन वैसे ही है जिस तरह से हमने वो पिक्चर्स के इमेजेस के साथ ही वो दिया था, क्या उनके हेडिंग्स दी थी उसी तरह से। मैम आप अपने क्वेश्चन रिपीट करेंगे? आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। सर मैं ये कह रही हूँ कि मैं मारिया को कह रही हूँ कि जिस तरह से हमने वो इमेजेस के साथ अपने हेडिंग नहीं दी थी, इसी तरह से वो एरे बना के तो देना है इसमें भी। जी जी, मुझे आ गया समझ। जी। तो ये पूरा रिपीट कर दूं या आप लोग कर लेंगे अभी? किसी को कोई जो जिन्होंने ट्राई की हो उनको प्रॉब्लम आई हो तो उनके लिए मैंने ओपन किया है फॉर्म, ताकि वो पूछ लें और हम इसको डिस्कस कर लें। या और आपके ذहन में कोई कंफ्यूजन हो कि ये किस तरह से होगा, तो वो भी हम देख सकते हैं। लाइन नंबर 44 समझाइएगा सर। ठीक है। लाइन नंबर 44 में ये है कि इफ एरे की एग्जिस्ट। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से हमने ये फूड प्राइसेस जो है ना, एक तो सिलेक्टेड आइटम है ना, जो पहले सबसे ये देखते हैं कि सिलेक्टेड आइटम क्या है, मतलब जो वेरिएबल हमने लिया है वो क्या है। सिलेक्टेड आइटम जो है वो पोस्ट मेथड के थ्रू आइटम को ले रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये इस नेम से वो आइटम को ले रहा, इनमें से इन तीनों में से ना कोई आइटम आएगी, स्टोर होगी उस सिलेक्टेड आइटम के वेरिएबल में। ठीक है। या बर्गर सेलेक्ट होगा, या पिज़्ज़ा सेलेक्ट होगा, या सैंडविच। ठीक है। तो वो सिलेक्टेड में होगा स्टोर। और फिर हम ये देखेंगे कि इस अरे में जो इसकी जो की है, इस की के मतलब सिलेक्टेड आइटम के लिए ये जो की है, इसकी जो वैल्यू है वो हमें मिले। ठीक है। तो वो हम इस रे से कर रहे हैं, मतलब उसकी की को चेक कर रहे हैं। अगर ये की एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये यहाँ पे आइटम स्टोर होगा, लाइक बर्गर या पिज़्ज़ा या सैंडविच। ठीक है, यहाँ पे स्टोर होगा वो। फिर हम उसको देखेंगे सिलेक्टेड आइटम के लिए फूड प्राइसेस में, देखेंगे कि उसकी प्राइस क्या है। तो जो भी प्राइस होगी वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, प्राइस यहाँ पे स्टोर होगी फूड प्राइसेस की एरे में, और सिलेक्टेड आइटम की के साथ। तो की हमें कहाँ से मिल रही है, वो हम यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं पहले कि की एग्जिस्ट भी कर रही है या नहीं कर रही। तो जब प्राइस हमें यहाँ पे इस वेरिएबल में मिल गई, तो वो फिर मल्टीप्लाई होगी क्वांटिटी के साथ, तो देन टोटल के वेरिएबल में स्टोर होगा। जी ठीक है। जी, और किसी कोई क्वेश्चन है? ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी पीएचपी जो है वो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो कवर हो गया है। तो लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे काम आएंगी थीम्स डेवलपमेंट में, पीएचपी के कॉन्स्टेंट्स कुछ, और थोड़ी सी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देखेंगे। क्योंकि जब हम प्लगइन्स और थीम डेवलप कर रहे होते हैं पीएचपी के, या उनमें मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो कुछ प्लगइन में, बल्कि मोस्ट ऑफ द प्लगइन में पीएचपी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो यूज़ हो रही होती है। तो हमने वो देखी भी नहीं होती, तो वो फिर मसला हो जाता है। ठीक है, मतलब जिसने पहले नहीं देखी है, जिसने पहले से नहीं पढ़ी हुई पीएच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो अगर हम थोड़ा सा उसको देख लेंगे तो वो आसानी होगी। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो थोड़ी सी और यूज़ होती हैं चीज़ें थीम्स में, वो क्या क्या हैं और कौन सी हैं। ठीक है, ये है डिफाइन का फंक्शन। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप खुद से ना डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई चीज़ बार बार यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, डिफाइन। ठीक है, और उसकी वैल्यू स्टोर कर देंगे इस तरह से। तो फिर आप उसको चाहे 10 दफ़ा भी प्रिंट करवाना चाहें, या आप किसी जगह पे उसको यूज़ करवाना चाहें, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये केस सेंसिटिव कांस्टेंट नेम है, मतलब यहाँ पे अगर आपने ग्रीटिंग्स लिया है वेरिएबल, और मतलब एक डिफाइन किया हुआ है आपने,
ये कांस्टेंट या मतलब वेरिएबल तो नहीं कह सकते, जो कांस्टेंट है इसमें जो भी वैल्यू इसमें स्टोर होगी उसको हम प्रिंट करवा सकेंगे इस तरह से। इस तरह से आप अपने थीम में या अपने प्लगइन में जितने भी कांस्टेंट जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं शुरू में, देन आप उसको सिर्फ इस एक कीवर्ड के साथ कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सर जो कि इसमें क्या हो कांस्टेंट रहा है मतलब। सर जो जी जी। कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, उसके अंदर हम जो भी वैल्यू देना चाहेंगे वो उसको प्रिंट करवाएगा। बट जो कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, मतलब एज अ, ये कह लें कि हमारा वेरिएबल वट एवर, हम कोई भी वर्ड देते हैं, कीवर्ड देते हैं, तो वो एज इट इज रहेगा, बाकी चेंज होगा, ये कह रहे हैं। देखें ये एक कीवर्ड है, ठीक है, ग्रीटिंग्स का। उसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू स्टोर करेंगे ना, और फिर उस सिर्फ अपने कांस्टेंट को कॉल करना होता है। उसके साथ हमने जो भी उसको अपने किसी में एडिशन करवानी है, आपने उसको प्रिंट करवाना है या किसी और फंक्शन के साथ यूज करना है, तो आप सिर्फ ये कीवर्ड यूज करके पूरी वैल्यू को यूज कर सकेंगे कहीं पे भी। तो ये इनका फायदा होता है कि आप एक बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू को एक छोटे से कांस्टेंट में स्टोर करते हैं और देन इस कांस्टेंट को ही बार बार यूज करते रहते हैं। जी क्लियर है ये? ये सर क्लियर हो गया, थैंक यू। ठीक है। अच्छा ये जो है ये केस सेंसिटिव कांस्टेंट नेम है, ठीक है। इसके साथ ही एक और होता है कि अगर हम इसके साथ ट्रू लिख दें यहाँ पे, तो ये, अच्छा अभी के लिए मैं पहले ये दिखा दूं कि एक, अगर मैं केस सेंसिटिव मतलब ग्रीटिंग्स लिखूं स्मॉल लेटर्स में और इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करूं, तो ये एज इसी को ही प्रिंट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोमा लगा के ट्रू करूं, तो फिर देखते हैं। तो मतलब ये कि अगर मैं इसके साथ ट्रू ट्रू कीवर्ड ऐड कर दूं कोमा लगा के, तो फिर ये केस इनसेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर आप चाहे स्मॉल लेटर्स में लिखें या कैपिटल लेटर्स में लिखें, जो इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी डिफाइन के कीवर्ड के साथ, वो प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। सर कांस्टेंट का नेम कोई भी रख सकते हैं कि या सिर्फ ग्रीटिंग बिल्ट इन है? बिल्कुल रख सकते हैं कुछ भी, सिर्फ डिफाइन आपने यूज करना होता है मेथड। उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पहला जो आर्गुमेंट है, पहला जो आप कांस्टेंट कीवर्ड, यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। और ये जो अपने वैल्यू इसको कॉल करके यूज करनी होगी, यहाँ पे आप वो वैल्यू असाइन करेंगे, ये वैल्यू स्टोर करेंगे। जी ठीक है। तो इसके बाद ये यहाँ पे यही है केस इनसेंसिटिव। उसके बाद PHP कॉन्स्ट कीवर्ड। अब कॉन्स्ट कीवर्ड जो है वो भी हम यूज कर सकते हैं। कॉन्स्ट माई कार्ड लिखी और उसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर कर दी, या इसके अंदर जितना भी डाटा आपने स्टोर करना है वो आपने कर लिया, और देन बार बार फिर माई कार्ड को आप कॉल करके इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट में और डिफाइन में डिफरेंस क्या है? कॉन्स्ट और ऑलवेज केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव होते हैं कि अगर आपने ये कैपिटल में किया है तो कैपिटल में ही आप करेंगे, इसको आप स्मॉल लेटर्स में नहीं लिख सकते कभी भी, क्योंकि ऑलवेज केस सेंसिटिव है। और डिफाइन है वही इनसेंसिटिव है, वो हमने देखा कि हम उसमें ट्रू लगा के एंड पे यहाँ पे, तो इसको केस इनसेंसिटिव भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। यस सर। तो ये कोई रिपीट कर दे, यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे कोई रिपीट करे यहाँ पे इसको। सर मोहम्मद नुमान आप हमारे साथ हैं? सर आप इसको रिपीट कर सकते हैं? सर अकमल खान आप रिपीट कर सकते हैं इसको? जी सर। डिफाइन हमारे पास एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम कोई भी कांस्टेंट को इनिशियलाइज कर सकते हैं और उसमें से मतलब अगर उसमें से हम एक वैल्यू रख सकते हैं। उसी जो कांस्टेंट हम इनिशियलाइज करेंगे फिर उसको हम डिफरेंट जगह पे यूज कर सकते हैं।
सपोज करें हमारे पास कोई एक कोई वैल्यू है सर, बहुत बड़ी वैल्यू है और उसको हमने बार बार कहीं यूज करना है। तो उसके लिए हम ये करेंगे, डिफाइन फंक्शन के थ्रू एक कांस्टेंट क्रिएट करेंगे और वही वैल्यू उसी में स्टोर करेंगे। फिर उसी कांस्टेंट को मजीद हम किसी भी जगह यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, ये हम यूज करेंगे जब हम पाथ दे रहे होंगे ना, अपना स्टाइलिंग लिंक कर रहे होंगे पीएचपी के थीम में। तो ये हम पाथ एक दफ़ा एक ही वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और देन उसको बार बार थीम की रूट डायरेक्टरी का पाथ दे देते हैं। तो जब हम ये यूज़ करेंगे तो आप लोगों को और भी क्लियर होगा कि हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसमें इतना ही था। इस अब मैजिक कॉन्स्टेंट जो है ये भी काफ़ी यूज होते हैं, और हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि ये क्या क्या फंक्शनैलिटी देते हैं। तो ये जो क्लास फ्रूट है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्लास और देन फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जब हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ते हैं हम, तो जो जिस क्लास में भी हमने ये लिखा होगा एंड पे रिटर्न या एको, तो ये उस क्लास का नेम जो है वो हमें प्रिंट करके दे देता है। ठीक है, जैसे अब ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में लिखी हुई है, इसलिए आप परेशान ना हो, हम देख लेते हैं इसको भी। तो ये क्लास का नाम फ्रूट्स है और इसके अंदर एक मेथड है। मेथड्स बेसिकली जब हम जो फंक्शन जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अलावा लिखते हैं तो उनको हम फंक्शन कहते हैं, लेकिन जब हम क्लास में लिखते हैं तो फिर हम उसको क्लास के मेथड्स कहते हैं। तो ये एक मेथड है पब्लिक फंक्शन माई वैल्यू, इसके अंदर रिटर्न क्लास किया और दोबारा से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको एको करवाया है, तो उसने क्लास का नाम हमें प्रिंट करके दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और करके देख लेते हैं। ठीक है, जो आपकी क्लास का नाम होगा वो ही ये प्रिंट करवाएगा यहाँ पे, और क्लास का नाम ये है। इसके बाद डायरेक्टरी है, ये देखें पीएचपी यहाँ से स्टार्ट हुई और ये एंड हो रही है, और एको करवाया है डायरेक्टरी। तो अब जो फोंट और ये जो क्या नाम है W3 स्कूल है, ये किस फाइल में पड़ी हुई है, किस डायरेक्टरी में ये फाइल पड़ी हुई है जो हमने ओपन की हुई है, तो उसने उस डायरेक्टरी का पाथ दिया है। ठीक है, तो ये उस डायरेक्टरी का पूरा एड्रेस है, तो मतलब उस फोल्डर तक। तो ये सी ऑसम साइट्स W3 स्कूल्स और पीएचपी के फोल्डर में ये वाली डायरेक्टरी, ये वाली फाइल पड़ी हुई है। सिर्फ आपने ये करना है अंडरस्कोर अंडरस्कोर DIR फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर और एंड करना है, तो ये पूरी डायरेक्टरी का पाथ दे देगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। जी सर। हमारे कंप्यूटर में जो पड़ा हुआ उसका पार्ट दे रहे हैं या तो वेबसाइट पे जो पड़ा हुआ होगा? जो वेबसाइट का है अभी के लिए वही है, लेकिन हम देख लेते हैं कि हम अपनी वेबसाइट का किस तरह से करते हैं। ठीक है, आप लोगों को और क्लियर होगा। तो ये सी फाइल में है, उसके अंदर जैम्प का फोल्डर है, उसके अंदर htdocs और उसके अंदर पीएचपी के फोल्डर में ये मेरी फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, सी फाइल लैम्प htdocs और देन पीएचपी, तो उसने पूरी डायरेक्टरी का एड्रेस दिया है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके। तो इसी तरह से फाइल है, अब ये फाइल का नाम भी देगा साथ में। ठीक है, उसमें सिर्फ फोल्डर का नाम आ रहा था, और इसमें अब क्या नाम है, दूसरा भी मिलेगा फाइल का नाम भी कि किस फाइल में है हम। ठीक है, index.php की फाइल में है, तो उसने दिया यहाँ से, ये यहाँ से लेके यहाँ तक शो हो रहा है, और लाइन ब्रेक नहीं हो रही, तो इसलिए ये इस तरह से शो हो रहा है। तो index.php फाइल में है, तो
ये वो भी शो करवाएगा। तो इसी तरह से आप बाकी भी देख सकते हैं कि जिस फंक्शन में यूज़ हो रहा होगा उस फंक्शन का नाम अगर हम ये यूज़ करेंगे तो जिस फंक्शन में यूज़ हुआ होगा फंक्शन का नाम जिस लाइन नंबर पे शो हो रहा होगा उस लाइन का, और मेथड में इस तरह से आप ये बाकी भी देख सकते हैं। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ये मैजिक कॉन्स्टेंट काफ़ी यूज़ होते हैं, तो आप लोग अभी कोई क्या कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये क्या हम अपनी वेबसाइट पे मतलब यूजर के लिए देते हैं? समझ नहीं कि अब वेबसाइट पे इनका क्या काम है। सपोज जैसे क्लास मतलब हम दे रहे ये डायरेक्टरी दे रहे हैं या फाइल नेम जी दे रहे हैं, तो वो क्या यूजर के लिए कि यूजर की इंफॉर्मेशन के लिए कि कहाँ पड़ी हुई है वेबसाइट पे, या हम बैकएंड पे अपने लिए इंफॉर्मेशन दे रखी हुई होती है? समझ नहीं है इसकी कि वेबसाइट पे कैसे यूज करना है इसको। जी मैम, जो वर्डप्रेस होता है ना, मतलब जब वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल होती है तो उसके अंदर एक डायरेक्टरी का पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके अंदर WP कंटेंट, फिर थीम, और उसके बाद थीम के अंदर हमारी थीम का जो नाम होता है, हमारी स्टाइलिंग जो होती है ना वहाँ पे पड़ी होती है। तो जिस तरह हम HTML CSS को लिंक करते हैं ना, HTML के साथ CSS के साथ CSS लिंक करते हैं जब, तो हम फोल्डर का पूरा पाथ देते हैं। तो उस तरह से नहीं होता ये थीम डेवलपमेंट में। थीम डेवलपमेंट में आपको पूरा अपने थीम तक का पाथ देना होता है। तो ये वहाँ पे डायरेक्टरी और फाइल जो है ये वहाँ पे काफ़ी यूज़ हो रही हैं। तो कल से हम वर्डप्रेस ही स्टार्ट करेंगे। ये PHP का आज लास्ट डे है, तो कल ही आपको पहले क्लास में क्लियर हो जाएगा ये हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, ओके मतलब सर। और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद मैजिक कांस्टेंट भी हो गए, और ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है और PHP में ये किस तरह से होती है। हम फुल डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो इसका इंट्रोडक्शन है वो हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज फास्टर एंड इजियर टू एग्जीक्यूट, प्रोवाइड्स क्लियर स्ट्रक्चर, और इसमें ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस यूज होती हैं बजाय के जो जो पहले हमने पढ़ी है, पहले जो जिसमें हम कोड लिख रहे थे अभी तक उसको प्रोसीजरल कहते हैं, और जो अब हम पढ़ने लगे हैं इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए कहते हैं कि इसमें क्लासेस होती हैं और उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इस लाइन में इतना ही ठीक था, मतलब पहली लाइन में। तो यहाँ पे शुरू हो रही है। तो हम PHP का कोड स्टार्ट किया और एंड किया। यहाँ पे हमने क्लास लिखी थी फ्रूट के नाम से, और इसके अंदर आपका पूरा कोड आएगा, और इस क्लास के अंदर जितने भी इसके मेथड्स होंगे वो आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो क्लास फ्रूट है और इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज क्लास के अंदर जो हम प्रोसीजरल लैंग्वेज में जो हमने अभी तक पढ़ी है उसमें हम इसको वेरिएबल्स कहते हैं, और जब हम इसको क्लास के अंदर यूज कर रहे हो तो इसको प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, अब इसके साथ एक पब्लिक का कीवर्ड भी ऐड है। ये पब्लिक है और ये फिर नेम है और फिर पब्लिक है और इसके साथ कलर है। तो ये इसलिए यूज होते हैं कि ये इनका स्कोप डिफाइन करता है। ठीक है, जो पब्लिक के साथ कीवर्ड के साथ यूज हो रही होती हैं या वेरिएबल डिफाइन हो होती हैं प्रॉपर्टीज, वो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी। इसके साथ हम जब हम इसके देखेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर्स, तो तब हमें और भी क्लियर हो जाएगा। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि जो पब्लिक है उनको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, जो प्रोटेक्टेड है उनको सिर्फ हम क्लास में, क्लास के अंदर, और जो क्लास से ड्राइव्ड क्लास होती है उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं, और जो प्राइवेट होते हैं उसको सिर्फ हम इसी एक में, इसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, और किसी भी क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद मेथड्स हैं, क्लासेस के अंदर ही मेथड होते हैं। जिस तरह प्रोसीजरल लैंग्वेज में फंक्शंस होते हैं इस तरह क्लास के अंदर मेथड होते हैं बेसिकली फंक्शंस ही हैं, लेकिन क्योंकि क्लास के अंदर है तो हम उनको मेथड्स कहेंगे, और इस क्लास के पूरे इसके साथ ही लिंक्ड होंगे। ठीक है, मतलब ये फ्रूट है और ये फंक्शन है सेट नेम, तो ये सेट नेम फंक्शन मेथड है इस क्लास की, फ्रूट क्लास का। ठीक है, और ये एक और मेथड है इसी क्लास का, गेट नेम। अब इस क्लास के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, दो प्रॉपर्टीज हैं इस क्लास की, और दो ही मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है सेट नेम और सेकंड मेथड है गेट नेम। तो फर्स्ट में
फर्स्ट में सेट नेम है और उसके अंदर एक हम एक्सेप्ट कर रहे हैं पैरामीटर या प्रॉपर्टी, और इसको हमने दिस नेम और इसको इक्वल टू कर दिया नेम। अब हमने दिस कीवर्ड इसलिए यूज किया है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो इस क्लास के अंदर जो नेम का है, जो नेम की प्रॉपर्टी है, उसको हम रेफर कर रहे हैं कि दिस नेम, ठीक है। इस क्लास के बाहर भी नेम के नाम का कोई वेरिएबल हो सकता है, लेकिन हमने ये क्योंकि ये बताना है कि हम जो इस क्लास के अंदर यूज कर नेम हमने डिफाइन किया हुआ है या प्रॉपर्टी डिफाइन की है, उसको हम रेफर करते हैं इस तरह से दिस के साथ, ये एरो लगा के इसके साथ ग्रेटर देन या लेस देन, और नेम फिर उसके अंदर ये जो हमने पैरामीटर दिया होता है, दिया होगा, वो हम इसके इक्वल टू कर देंगे। इसके साथ ही गेट नेम है, वो रिटर्न और दिस इसलिए यूज करना है क्योंकि इसके जो क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसको रेफर करने के लिए। तो ये भी काफी जगह यूज हो रहा था, तो इससे कंफ्यूज ना हो। और रिटर्न कर दिया अब इस मेथड ने इसका नेम जो इस प्रॉपर्टी का नेम था, मतलब इस ये प्रॉपर्टी को जो हमने पैरामीटर एक्सेप्ट किया होगा इसके इक्वल टू कर दिया, और गेट नेम ने इसको रिटर्न कर दिया सिंपली। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को तो आप पूछें। जी सर जासिम, वो सिक्योरिटी वाला सेक्शन हो गया है। आप रिकॉर्डिंग से देखिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो आप डिस्कस कर सकते हैं कल के लेक्चर में भी या अभी भी। जी, तो इसमें थोड़ा सा आप बताएं कि आपको समझ आ गई, आगे चलते हैं। थोड़ा लेट ना करें क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि और भी चीज़ें बता दूँ। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, और कोई बताना चाहेगा या इसको रिपीट करना चाहेगा? सर ये फंक्शन में जो हम रिटर्न यूज करते हैं तो इस थोड़ा सा समझा दें। रिटर्न बेसिकली वो प्रिंट तो नहीं कर रहा, लेकिन जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये हमें नाम को रिटर्न कर देगा, उसको हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा। इसके नीचे ही कोई देखते हैं एग्जांपल जिसमें ना वो प्रिंट भी हुआ होगा। देखते हैं, और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये पूरा प्रोसीजर किस तरह से हुआ है। ठीक है, क्लास फ्रूट के नाम से, और दो प्रॉपर्टीज हैं इसकी, आप वेरिएबल्स कंसीडर कर सकते हैं इसको। इसका स्कोप पब्लिक है कि हम कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक मेथड है सेट नेम के नाम से। दिस नेम मतलब इस क्लास के अंदर जो दिस प्रॉपर्टी है उसको सेट कर दो, जो हमें आर्गुमेंट मिलेगा नेम से। तो यहाँ पे सेट नेम के अंदर आर्गुमेंट हमें मिला है एप्पल, ठीक है। तो यस ये सर। सेट कर तो इस ये सेट कर देगा इस एप्पल के, सॉरी, इससे पहले मुझे ये बताना चाहिए कि ये जो एप्पल है ये एक ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, ठीक है। जब भी हमने ये फ्रूट क्लास यूज करनी है, ठीक है, तो हम इसको इसका एक न्यू इंस्टेंट क्रिएट करेंगे जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब इस फ्रूट क्लास से हमने एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट किया एप्पल के नाम से, ठीक है, फिर ही यूज हो पाएगी। अब इस एप्पल के ऑब्जेक्ट के लिए इसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं एक्सेसिबल हैं, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड सेट नेम है, सेकंड मेथड गेट नेम है। जब हमने एप्पल का एक वेरिएबल लिया और उसके साथ न्यू कीवर्ड लगा के फ्रूट क्लास को कॉल कर दिया, तो अब इस एप्पल के लिए इसके क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं वो सारे इसके यूजेबल हैं, इस ये यूज कर सकता है, मतलब ये वेरिएबल के साथ हम इसके सारे मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस एप्पल के लिए ही सेट नेम पहला मेथड यूज हुआ है, ठीक है। ये एप्पल हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था रूट क्लास का, और अब इस एप्पल के लिए सेट नेम मेथड कॉल हुआ, जो मैंने बताया अभी कि हम यूज कर सकते हैं जब हमने एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया इस क्लास का। और उसके अंदर हमने सेट नेम अब एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे नेम, ठीक है। तो उसके अंदर हमने एप्पल दे दिया। अब इसमें इस एप्पल स्टोर हो गया, और इसको फिर उसने एको भी करवाया हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली दो दो हैं, तो शायद इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है। तो
मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। जी, तो यहाँ पे हमने इस क्लास से एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एप्पल का। अब इस एप्पल के लिए इस क्लास में जितने भी मेथड्स हैं एक्सेसिबल हैं, ये इनको कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो पहला मेथड कौन सा था इस फ्रूट क्लास में, वो था सेट नेम, ठीक है। तो सेट नेम से हमने उस नेम में, मतलब जो ये प्रॉपर्टी थी, इस नेम में हमने एक पैरामीटर दिया एप्पल, वो इसमें स्टोर हो गया। तो अब हम गेट नेम के थ्रू, गेट नेम क्या करेगा, जो इस नेम के अंदर चीज स्टोर होगी, जो भी नेम स्टोर होगा उसको रिटर्न करेगा। तो उस रिटर्न किए हुए को हम एको भी करवाएंगे, तो फिर वो इसको डिस्प्ले करवा रहा है यहाँ पे। जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है वो। ओके सर। जी, और कोई? ठीक है, कोई रिपीट कर दे इसको। सर उमेर, आप रिपीट करेंगे इसको? सर मैं कर रिपीट इसको। जी जी, आप कर दें। इसमें से हमने एक इसी कोड को देखते हुए हमने एक क्लास बनाई है फ्रूट नाम की, और उसके फिर कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज तो उसका नेम होगा और कलर, और उसमें से हमने मेथड बनाए, एक सेट नेम का और एक है गेट नेम का। फिर उसका आगे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट जो इसका बनता है तो हम लिखते हैं, मतलब कोई भी नेम लिखते हैं और इज इक्वल टू फिर न्यू और क्लास का नाम। तो इस तरह से एक क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर ये जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसके थ्रू हम प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकते हैं और फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उसी जो ऑब्जेक्ट बनाए उसको हम यूज करके एरो का एरो लगाते हैं और फिर मेथड का नाम लिखते हैं और उसी में से नेम पास करते हैं। तो वो उसी में जो प्रॉपर्टी नेम है उसमें सेट हो जाती है, उसमें स्टोर हो जाती है। और फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज करके हम गेट नेम को एक्सेस करते हैं, और इस तरह से जो गेट फंक्शन है वो हमें वैल्यू रिटर्न करता है और वही वैल्यू को फिर हम इधर प्रिंट कर देते हैं एको के थ्रू। जी सर, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट हम और भी चीज़ें देख लेते हैं कि इसी में हम और क्या क्या कर सकते हैं। न्यू का रिपीट कर दें। सर न्यू इसका समझ नहीं यूज आया। कहाँ पे होगा सर? इसमें हम थीम डेवलपमेंट करेंगे ना, हम खुद तो नहीं यूज़ करेंगे, अगर यूज़ करेंगे भी तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम मॉडिफाई कर रहे होते हैं ना प्री बिल्ड थीम्स को और प्लगइन्स को, ठीक है, वहाँ पे ये यूज़ हुई होती है। तो आप लोग जब देखेंगे ना कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, आप लोगों ने तो ये चीज़ देखी भी नहीं पहले, तो वो फिर कंफ्यूजन हो जाती है। ओके सर। ठीक है, तो ये भी मेथड है, इसमें सेट नेम है, गेट नेम है, सेट कलर है, गेट कलर है, ठीक है। ये भी तकरीबन सिमिलर ही है। तो एक और चीज़ देखते हैं हम, क्या, इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या है कि जब हम एक क्लास हमने बना ली, ठीक है, और इस क्लास के हम चाह रहे हैं कि इस क्लास के ही कुछ मेथड्स हम यूज करना चाह रहे हैं किसी और क्लास में, ठीक है। मतलब इस क्लास में एक मेथड है इंट्रो का, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि हम इस एक और क्लास क्रिएट करें स्ट्रॉबेरी की, और इसके मेथड को यूज करें अपनी स्ट्रॉबेरी की क्लास में। ठीक है, ऐसा हो जाता है कि हमने एक क्लास क्रिएट की और उसमें हमने तकरीबन 10 से 15 मेथड्स क्रिएट कर लिए, ठीक है, फंक्शन या मेथड्स। तो हम चाह रहे हैं कि उसके कुछ 4-5 जो मेथड्स हैं हम अपने किसी और क्लास में भी उनको यूज करना चाह रहे हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि क्लास, उस क्लास न्यू क्लास का नेम और एक्सटेंड्स, ये कीवर्ड आपने ऐड करना है जब भी हम इनहेरिट कर रहे होते हैं पिछली क्लास से। तो फ्रूट की क्लास थी प्रीवियस क्लास, तो इससे हमने
इसके मेथड को कॉल करना है। तो ये किस तरह से वर्क कर रहा है हम देखते हैं इसको। अच्छा, ये एक कंस्ट्रक्टर है कि क्लास के अंदर, अगर तो आप नेम के थ्रू भी करना चाह रहे हैं ना कि जो जिस तरह से ये सेट नेम हो रहा था, ठीक है, सेट नेम के अंदर दिस नेम, उसके बाद इक्वल टू नेम, और इसके अंदर एक और कलर था, जैसे ये मैं कर दूं इसको कलर, और दिस कलर इक्वल टू कलर। तो इस तरह आप जितने भी चाहें आप सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए ना ये इन्होंने स्पेशल मेथड क्रिएट किया हुआ है सेट नेम के नाम से, यहाँ पे सेट नेम के नाम से है। तो यहाँ पे आप यही काम कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते हैं कि ये क्लास का कंस्ट्रक्टर है, उसमें आपने जो जो चीज़ें क्लास में सेट करनी हो आप यहाँ से कर सकते हैं। जो भी आपके प्रॉपर्टीज़ हैं आप यहाँ पे इनको डिफाइन करें और क्लास के अंदर कंस्ट्रक्ट कर लें। दिस नेम के इक्वल नेम कर दें, दिस कलर के इक्वल कलर, और भी जो प्रॉपर्टीज़ आपको करना चाह रहे हो वो क्लास के अंदर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे फ्रूट का वेट कर सकते हैं, और और भी जो चीज़ें आपको आपके जहन में हो वो आप इस तरह से क्लास के अंदर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब क्लास के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो फिर ये होगा कि जब आप आर्गुमेंट दे रहे होगे ना, जब आप क्लास में, जैसे यहाँ पे जब हमने सेट किया था तो हम सेट नेम मेथड कॉल करके उसके अंदर आर्गुमेंट दे रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे डायरेक्ट आप, जी जी, न्यू कोई, लाजमी लिखना होता है ये ऑब्जेक्ट के साथ। जी जी बिल्कुल। हम इसका मतलब ये होता है कि हम इस क्लास का, स्ट्रॉबेरी क्लास का एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये न्यू का कीवर्ड पीएचपी के सिंटैक्स में है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो क्लास क्रिएट, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ओके सर। ठीक है। अच्छा, ये क्लास थी फ्रूट, और उसके अंदर पहला क्लास का कंस्ट्रक्टर था, देन उसका मेथड है पीएचपी इंट्रो और फंक्शन इंट्रो। उसके बाद हमने एक न्यू क्लास इनहेरिट की है